वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज शाम को 6 बजे ये बीपीएससी का मॉक टेस्ट लेकर आता हूं आपके लिए, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी कर सकें। दोस्तों यहाँ पे कुल 50 प्रश्न होते हैं, जिसमें कि आपको भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होता है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है नीचे कमेंट बॉक्स में। जो भी आंसर सही लगता है आपको उसका आंसर दीजिएगा और उसके तथ्य कुछ हम आपको बताएंगे यहाँ पे। इसके अलावा सुबह के 4 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर की क्लास में। जी हाँ, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेली बेसिस के ऊपर आपको ये करंट अफेयर का क्लास डेली दिया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेट, जो कि सेट नंबर है यहाँ पे 12। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने कि शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय आधार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों। आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, इट्स अ सी। नोट कर सकते हैं बलबन या फिर इसका नाम था दोस्तों गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर जी हाँ 1286 तक का था। ये ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था या शासक कह सकते हैं, जिसने कि राजस्व और राजत्व की सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। जी हाँ, राजवंश अर्थात राजवंश के संबंधित होना चाहिए, या फिर राजस्व या फिर राजत्व को देवी संस्थान मानना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें इन्होंने कही है। अतः उसका स्थान पैगंबर के बाद माना जाता है, ऐसा अपने आप को इनने बोला भी था। ठीक है, यानी कि खुदा के बाद दूसरा कोई स्थान है तो वो हमारा है, ऐसा बलबन का कहना था दोस्तों। 1266 से 1286 तक का कार्यकाल था। ध्यान रखिएगा, इनका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कागज का प्रयोग कब से हुआ है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप उत्तर करें दोस्तों यहाँ पे इट्स ए, यानी कि 12वीं शताब्दी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, भारत में कागज का प्रारंभ जो है दोस्तों यहाँ पे 12वीं शताब्दी में इसका प्रचलन शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन 11वीं शताब्दी तक इसका कोई अता पता नहीं था। मतलब कि ये शुरुआत ही 12वीं शताब्दी के शुरुआत में ही कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ है? चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ है? तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, अकबर। नोट कर सकते हैं बी, अकबर। जी हाँ, यूरोपीय जो चित्रकारी का प्रवेश हुआ था वो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हुआ था दोस्तों, जब पुर्तगाली पुजारियों ने उसे यूरोप का पेंटिंग भेंट भी किया था। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत में किसके शासन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल, ये भी हुआ था दोस्तों शुरुआत बी, अकबर के समय काल में ही। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, आंसर हमारा बी हो जाएगा। और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर, ये नोट कर सकते हैं डेट आप लोग, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, जी हाँ, इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कह सकते हैं, जिसकी स्थापना की गई। उस समय तीसरे मुगल सम्राट यानी कि अकबर जो थे 1556 से 1605 के भारत काल का शासन में ये बने हुए थे। जी हाँ, 1556 से लेकर जी हाँ कब तक, तो 1605 तक में, और तब तक अंग्रेजों का आगमन भारत में हो चुका था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश की रियासत को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं लिया था? देखिए आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, ग्वालियर का क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों ने अपने अधिकार में नहीं रख पाए थे। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों 1845 में। ठीक है, और ये हुआ था कब तक, तो 1 साल चला था, लगभग 46 तक। और इसके बाद सिंध को अंग्रेज राज्य ने मिला लिया अपने में। अवध को भी इन्होंने 1856 में मिलाया अपने जो इनका अधिकार में था। और सतारा जो कि 1848 में, जी हाँ, इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन ग्वालियर का साम्राज्य ये जो है वो नहीं मिला पाए। ठीक है, चलिए आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
गांधी जी के नमक सत्याग्रह एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो देखिए उनका जो उद्देश्य था दोस्तों, नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता को कटौती करना और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत देना। ये तीनों ही था दोस्तों, यानी कि आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, नमक सत्याग्रह के उद्देश्यों में जितने भी ये 4 ऑप्शन दिए गए, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी समाहित हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। सन 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आप सभी के पास भी समय है यहाँ पे 3 सेकेंड का। इस 3 सेकेंड के अंदर ही आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट कर देना है। सन 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों सन 1921 का मोपला विद्रोह, जी हाँ, केरल में हुआ था। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। और केरल के किस क्षेत्र में? तो मालाबार, नोट कर सकते हैं आप लोग। जी हाँ, मालाबार क्षेत्र में ये किसानों के द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में किया गया था दोस्तों। इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, अली मुस्लियार। इनका नाम क्या था? अली मुस्लियार। जी हाँ, अली मुस्लियार। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ है? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, सॉरी, भारत में दोस्तों यहाँ पे आंसर कीजिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध के आंदोलन में। बी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के दौरान हुआ था दोस्तों। ये कब हुआ था दोस्तों? तो कार्यकाल नोट कर सकते हैं, 1899 से सन 1905 के दौरान। जी हाँ, 16 अक्टूबर 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को, जी हाँ, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। इसके विरोध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात हुआ और 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में संपन्न हुआ कांग्रेस के 21वें अधिवेशन का भी। जी हाँ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें स्वीकार किया गया कि इसका स्वरूप देशव्यापी होगा और इसमें विदेशी सामग्रियों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो बहिष्कार करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या कर सकते हैं? बंगाल विभाजन के विरोध के आंदोलन में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिल्कुल सन 1929 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स ए। जी हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। जी हाँ, स्वामी, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, सहजानंद। जी हाँ, सहजानंद। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, सहजानंद के नेतृत्व में हुआ था। कब? तो सन 1929 में। ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ उनके नेतृत्व में बिहार के किसान सभा आंदोलन को भी सूत्रपात मिला था दोस्तों। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में ही, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, किस अधिनियम के तहत बिहार का एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत? चलिए दोस्तों, जो लोग नए जुड़ रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि यहाँ से आपको हम जोड़ सकें इस बीपीएससी के क्यूज़ के माध्यम से उन सभी छात्रों को जो कि बीपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसलिए मॉक टेस्ट देते रहिएगा लगातार हमारे साथ जुड़कर। आंसर कीजिएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। जी हाँ, 1935 के तहत भारत सरकार का ये अधिनियम था जिसमें प्रावधान किए गए थे कि 2 अलग राज्यों का गठन 1936 में हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, अशोक मेहता कमेटी इज द राइट आंसर। बी, अशोक मेहता कमेटी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ये कब हुआ था? तो 1978 में। जी हाँ, गाँव में अलग अलग नए पंचायत बनाने की अनुशंसा की गई थी, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? नहीं बोल दिया गया है, ध्यान से आंसर कीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, स्थानीय स्वशासन अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। देखिए, सार्वजनिक अनुशंसा का रख रखाव कानून व्यवस्था से संबंधित है और कानून व्यवस्था के संबंध में अन्य जो शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त हुई है, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा,
ये है सार्वजनिक अनुशंसा का रख रखाव के कारण। डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ये सूची बताना है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये राज्य सूचियों के तहत आता है। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों पंचायती राज प्रणाली को लागू करते समय उस समय तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले राज्य कौन सी राज्य में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी? तो राजस्थान में, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का। बिल्कुल बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे? डी कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा इंपॉर्टेंट था और ये करंट से है। पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% का आरक्षण इसको दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और अपने बिहार में भी हो चुका है ये। तो 1, 2, 3, 4 सभी ये राज्य जो हैं दिए हैं, ये सभी राज्यों में ये व्यवस्था हो चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है? बिल्कुल केवल लोकसभा में। आंसर क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे ए हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत, जी हाँ, जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अंतर्गत बताया जाता है कि जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में ही ये प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है और इसको धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति अत्यंत सीमित होती है, इसलिए इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ राष्ट्रपति। नोट कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ भारतीय संविधान आर्टिकल अगर 124 की बात करें, जिसमें कि खंड 2 में प्रावधानों के अधीन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। नोट कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, 17 का आंसर कीजिएगा। आर्टिकल 64 के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी आर्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको याद रखने की जरूरत भी है। आर्टिकल 64 के तहत, जी हाँ, और आर्टिकल 89(1) के तहत, जी हाँ, 89(1) के तहत दोस्तों यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? आप भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं तो वेल गुड है, अच्छी बात है यहाँ पे, लेकिन आप आंसर जरूर कमेंट करते रहिएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है की उम्र क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में, अभी मैंने 1 का बात किया, लेकिन 124, ये आर्टिकल 124 के 2 में क्या कहा गया है कि इसमें प्रावधान दिए गए कि अधीन जितने भी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष, यानी रिटायर होने का जो उम्र है इनका वो 65 वर्ष है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है दोस्तों? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स बी इज द राइट आंसर, मंत्रिमंडल सचिव। बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वो कौन सी समस्या है? बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे आंसर है, आंसर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे कि असंगठित क्षेत्र का होना। जी हाँ, जो कि हमारे राष्ट्रीय आय की गणना में ये बहुत बड़ी समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे
कृषि पुनर्वित्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पे जो सबसे टॉप बैंक है दोस्तों यहाँ पे है वो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, जिसे हम लोग नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्त, नोट कर सकते हैं, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक इसको कहते हैं, ये जो कि है कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए। जी हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22। दोस्तों, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष, देखिएगा आंसर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी तथा निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम होती है। क्वेश्चन थोड़ा इकोनॉमिक से अब मिलेगा आपको, यहाँ पे ध्यान से आंसर कीजिएगा। जी हम, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का प्रवाह सर्वोच्च सेवा क्षेत्र होता है दोस्तों। आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, इट्स अ डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 23। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो, यहाँ पे क्वेश्चन का सिनारियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ शाम को 6 बजे आपको ये मॉक टेस्ट लेकर आ सकूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी बीपीएससी के साथ। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार होता है दोस्तों, याद रख सकते हैं, यहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम होता है। आंसर डी कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। जी हाँ, आंसर यहाँ पे डी कर लेंगे दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्रों की इक्विटी का विनिवेश जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया है वैश्वीकरण में। ओके, अगला प्रश्न है 25। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है। फटाफट आंसर कीजिएगा यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो सारे आपके एग्जाम के पैटर्न से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर दिन शाम को 6 बजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये मॉक टेस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आंसर देने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आंसर कर सकते हैं 25 का यहाँ पे आप लोग 2005 में भारत में अर्थ शोधन नोट कर सकते हैं निवारण अधिनियम जो है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है लाया गया 2005 में। एक्चुअली हम बात करें दोस्तों पुराना अगर, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, एनडीए सरकार थी उनकी, वो कार्यकाल में 2002 में संसद द्वारा पारित हुआ था, लेकिन यह अधिनियम 1 जुलाई 2005 में प्रभाव में आया और इसको लागू किया गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। शब्द है ये ट्रिम्स, इसका वाक्य क्या बनता है, मतलब ट्रिम्स से क्या मतलब इसका तात्पर्य है, फुल फॉर्म पूछा गया है एक्चुअली ये, बिल्कुल। तो आप याद रखिएगा, T फॉर ट्रेड नोट कर सकते हैं, R फॉर रिलेटेड, जी हाँ रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड, ओके, R फॉर रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, I फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड द M फॉर मेजर्स। ये आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। जो ट्रेड स्ट्रीम्स है ना, अतः इसका जो सही व्याख्या है व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ये आप नोट कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। बिहार में कृषि भूमि की जोतों को औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है। न्यूनतम यानी कि कम है, न्यूनतम से द्वितीय स्थान पे है, उच्चतम है या उच्चतम से द्वितीय स्थान पे है। तो न्यूनतम से द्वितीय स्थान पे है दोस्तों बिहार में कृषि भूमि का जोतों का औसतन आकार। तो देखा आपने दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पैटर्न है आपको यहाँ पे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, और अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से भी देखने को मिल रहे होंगे। ऐसे ही करके ये पूरा मिक्स क्वेश्चन का पैटर्न आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन अगर रोज़ हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो टिल आपके एग्जाम तक सोचिए हम लोग कितना कवर अप कर जाएंगे, कितने क्वेश्चन कवर अप कर जाएंगे, और ये लगातार सेट आपको दिए जाएंगे, ठीक है।
चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या, जी हाँ 27 का आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, न्यूनतम से द्वितीय स्थान पे है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 28, भारत के किस राज्य में कपास की औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। आंसर कीजिएगा दोस्तों 28 का, जी हाँ आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत में किस राज्य की कपास की औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो आंध्र प्रदेश की औसतन उत्पाद जो है वो अधिक है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी होती है अमरावती, ये आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक राज्य अलग होकर बना है जिसका नाम है तेलंगाना। जी हाँ तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी होती है दोस्तों हैदराबाद। ओके, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 29, कोकोस प्लेट किनके मध्य में पाई जाती है। चलिए आंसर कीजिएगा 29 का, कोकोस प्लेट किनके मध्य में पाई जाती है। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागर के मध्य में है ये। जी हाँ, कौन सा प्लेट, तो कोकोस प्लेट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आंसर कीजिएगा, इट्स अ पीटर्सबर्ग प्रदेश। जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, इट्स अ डी इज द राइट आंसर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल जो है, ठीक है, ये निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है, तो याद रखिएगा इट्स अ डी। कौन सा है दोस्तों, तो पीटर्सबर्ग प्रदेश। ठीक है, नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये एक्चुअली पूछा गया है। ठीक है, इसको रस्ट बाउल कहते हैं, रस्ट बाउल। ठीक है, रस्ट है ये, रस्ट है ये। ठीक है, रास्त लिख दिया गया है, रस्ट पढ़ेंगे इसको, रस्ट बाउल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। देखिए अमर्त्य सेन जो है साहित्य से संबंधित हैं ये। यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं दोस्तों कि अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में, जी हाँ 1998 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया, क्योंकि सक्षमता उपागम क्षेत्र में उनको उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया गया है दोस्तों। तो मैंने साहित्य बोल दिया क्या, यहाँ पे अर्थशास्त्र से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा आंसर 31 का, जी हाँ, जो कि अपनी सक्षमता उपागम से ये सुदृढ़ हैं, ये संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्री हैं ये। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्री हैं ये। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। 32 का आंसर करेंगे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, सेंटोस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। विश्व का पहला कहवा पतन किसके नाम से जाना गया, तो सेंटोस के नाम से जाना गया था दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, सेंटोस जो है विश्व का पहला कहवा पतन है और उसके नाम से जाना जाता है। सेंटोस ब्राज़ील के साओ पाउलो में प्राप्त किया जाता है। कहाँ पे इसकी खेती होती है सबसे ज़्यादा, तो ब्राज़ील में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। बिल्कुल 33 का आंसर क्या करेंगे, इट्स अ डी, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों नोट कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होती है। सॉरी, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, शिमला बोल दिया मैंने यहाँ पे, इट्स ईटानगर। ठीक है, ईटानगर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ईटानगर होता है, इसका क्या होता है दोस्तों, राजधानी ईटानगर होता है अरुणाचल प्रदेश का। ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश का होता है दोस्तों शिमला इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश आप आंसर कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक जो 80.39, जी हाँ, प्रतिशत जो है क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। और जो प्रश्नोत्तर के अनुसार यहाँ पे अन्य राज्यों का, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं 26.37%, जी हाँ, जो कि वर्षा के अंतर्गत पाए जाते हैं, वर्षा के वनों क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है,
चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होती है? बिल्कुल दोस्तों, आंसर कीजिएगा, इट्स सी, जलोढ़ मिट्टी। सी इज द राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर। दोस्तों नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? इट्स अ सी, जलोढ़ मिट्टी। निक्षेपित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल उत्पादन का योगदान कितना है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 35 का इट्स 22%। नोट कर सकते हैं, जी हाँ 22%। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, 7वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश है हमारा भारत देश, और देश का कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 22% है। कितना है? 22% है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सन 1921 का। जी हाँ, बी उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 19 में महान जनकीय विभाजक हुआ, जिसको हम लोग डेमोग्राफिक डिवाइडर कहते हैं, इसकी संज्ञा दी गई। सन 1911 से 1921 का दशक जो है दोस्तों, भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी दर्ज की गई, इसलिए इस वर्ष को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई थी दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, सन 1911 से 1921 के बीच में जो जनगणना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे 37, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु का एक औद्योगिक नगर है, जहाँ पे सूती वस्त्र के उत्पादन सबसे ज़्यादा और तेज़ी गति से होते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस सूती वस्त्र के उत्पादन में अंग्रेजी जो है, यानी कि यहाँ पे उत्पादन जो है इसकी, ठीक है, उत्पादन अग्रणी उत्पादन के लिए इस शहर का दक्षिण भारत को मैनचेस्टर भी कहा जाता है दोस्तों, कोयम्बटूर को, ठीक है। बी यहाँ पे उत्तर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के लिए उत्पादन में अग्रणी है? बिल्कुल दोस्तों, आंसर कीजिएगा, इट्स अ केरल इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। 38 का आंसर हो जाएगा केरल। देश में रबड़ के अग्रणी उत्पादक राज्यों में देखा जाए दोस्तों, केरल जो है वो कर्नाटका एवं तमिलनाडु दोनों ही राज्य यहाँ पे शामिल हैं, लेकिन देश के कुल, जी हाँ, देश के यहाँ पे कुल अगर बात करें दोस्तों रबड़ उत्पादन के, तो केरल राज्य का हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ अकेले 70% का है रबड़ उत्पादन में, इसलिए ये सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? जलमार्ग है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स सी, हल्दिया को, यानी कि कलकत्ता है, हल्दिया क्या है तो कलकत्ता, और इलाहाबाद को, जी हाँ, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 पे, राजस्थान राज्य की क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जी हाँ, तांबा उत्खनन के लिए। किसके लिए? तांबा उत्खनन के लिए है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट आप लोग भी। जी हाँ, विद्युत लैंप का आविष्कार दोस्तों एडिसन के द्वारा किया गया था, एडिशन के द्वारा किया गया था। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन सी का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सर्वोच्चम स्रोत क्या है? चलिए 42 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल, विटामिन सी हमें सबसे ज़्यादा आंवला से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 43, खतरे का संकेत के लिए लाल बत्ती व्यवहृत होती है क्योंकि? चलिए, यानी कि काफ़ी तीक्ष्ण होती है लाल बत्ती, ठीक है,
याद रखिएगा 43 का आंसर क्या कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, इसका न्यूनतम बिखराव होता है। ये सीधी गति में बहुत तेज़ी से गमन करती है। जी हाँ, इसका तेज़ी से यहाँ पे क्या होता है, तो फैलना नहीं होता है, ये बिखराव इसका बहुत कम होता है लाल बत्ती का, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, किस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने के लिए दिक्कत होती है, उसे आवश्यक है कि नतोदर ताल में या उन्दोत्तर ताल की या नदोत्तर तथा अंधोत्तर, जी हाँ, ताल की, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, या फिर डी धूप चश्मा की। जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ें दिखने की दिक्कत होती है उसे नतोदर, जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, दूर की चीज़ें ना दिखाई दे तो उसे नतोदर तल की आवश्यकता पड़ती है। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 45, आलू क्या है? ठीक है, आलू वैसे सब्जी है, लेकिन आलू की सब्जी बनती है, लेकिन आलू है क्या? जड़ है, तना है, बीज है या फल है? तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे बोल देंगे कि आलू ज़मीन में निकलता है, फल भी हो सकता है, आलू एक सब्जी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि आलू एक तना है। क्या है दोस्तों? तना है दोस्तों। बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे? 42 का बी, 45 का बी हो जाएगा। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, हवा में, पानी में, इस्पात में या शून्य में? 46 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स सी, इस्पात में सबसे तेज़ी से ये गमन करती है। जी हाँ, ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक कार का बाहर जो है 1500 किलोग्राम है भार, ये ठीक है, भार है ना। एक कार का भार 1500 किलोमीटर है, ठीक है, और 10 सेकेंड में कार की गति 30 मीटर पर सेकेंड कर ली जाती है, तो बल क्या होगा? आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से यहाँ पे। जी हाँ, ओके, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4500 न्यूटन, क्योंकि बल पूछा गया है। ठीक है, ये बल पूछा गया है, फोर्स है ना, बल पूछा गया है, यहाँ पे क्या होगा, तो ये 45 हो जाएगा दोस्तों। अच्छा कैसे? तो ए फिजिकल टू क्या होता है? एम ए, एम कितना है आपका? 150, 1500 सॉरी, और ये 30 है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है अपने को, तो मीटर पर सेकेंड को, चूँकि ये पूरा क्या है, किलोग्राम में है ना, तो यहाँ पे भार जब हमारा किलोग्राम में है तो इसको भी तो हम किसमें, ग्राम में बदलेंगे, यानी कि इसको हज़ार में बदलेंगे। तो इसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अभी, तो 45,000 हो जाएगा ये, ठीक है, 45,000, और ये मीटर पर सेकेंड को सेकेंड बदल दीजिए आप लोग, यहाँ पे पर आवर में बदल दीजिए, तो आपका निकल जाएगा। प्रति 10 सेकेंड में कार की गति जो है वो 30 की होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, ए फिजिकल टू एम ए लगाया आपने, तो एम हमारा दिया है 1500, और ए हमारा होता है दोस्तों, ए एक्सलेरेशन क्या होता है, तो v माइनस यू बाई टी होता है, तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 1500 और गुने v माइनस यू हो जाएगा दोस्तों आपका, ये कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बटे में टाइम है 10 सेकेंड, ये कट गया, 4500 आंसर हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं डायरेक्ट निकाल रहा था, क्योंकि हमारे पास तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, तो v माइनस यू बाई टी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, किसी वस्तु का भार, ठीक है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसका रखा जाए, तो किस पर रखा जाएगा, तो न्यूनतम होगा। न्यूनतम जो है आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र पर होता है, और जो पृथ्वी के ध्रुवों पर रखा जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा भारी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, उसका भार 2 किलोग्राम है और वह 0.1 मीटर पर सेकंड से गति चल रहा है, तो क्या होगा? बिल्कुल आंसर करेंगे 0.01 जूल, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एम हमारा दिया है क्या यहाँ पे, तो एम दिया है 2 kg और भी दिया है 0.1
क्या है, मीटर पर सेकेंड दिया है दोस्तों, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा यहाँ पे, तो हाफ mv² होता है ना, हाफ mv²। तो भी अपने को पता है और यहाँ पे m भी पता है, तो हाफ गुने 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 1 का 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 0.01 हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ बी, ठीक है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है। जी हाँ, आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना होता है, तो 760 मिलीमीटर पारे से कम होता है दोस्तों, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में हमने कुल 50 प्रश्न देखे। इन 50 प्रश्नों में आपने कितने उत्तर सही किए ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसका आप लोग जी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।